आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, वो दो चीज पर निर्भर करता है, इनिशियल वेलोसिटी और उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर क्या फोर्स एक्ट करता है। सो न्यूटन सेकेंड लॉ जो है F इक्वल टू ma। सो ये जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है और इनिशियल वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट का पाथ को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए प्रोजेक्टाइल का। जब एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं विथ स्पीड u, सो एक बार हमने इंपल्स दिया और एक स्पीड दे दिया ऑब्जेक्ट को, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका पाथ डिसाइड करता है। स्मॉल हाइट्स के लिए हम ग्रेविटी को कांस्टेंट लेते हैं और जो इक्वेशन हम इसको लेके निकालते हैं, ये जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, एक पैराबोला है। राइट? तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फेंके स्मॉल स्पीड में तो एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा। ये डस्टर है, मान लेते हैं इसको मैं फेंकता हूं, ऐसा फेंकता हूं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इस पाथ में जाएगा। अब कोई भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मान लेते हैं इस पॉइंट को नेट कर लीजिए, ये पॉइंट को, और जस्ट देखिए क्या ऐसा पाथ में जा रहा है, पैराबोलिक में जा रहा है, मैं फेंक रहा हूं। राइट? तो आप नोट कर लीजिए, आपने नोट किया होगा, लेकिन डेफिनेटली आपने नोट किया होगा कि ऐसा वो नहीं गया। आई एम नॉट श्योर कैसा गया होगा, लेकिन एक बात तो था कि वो पूरा ऐसा नहीं गया, शायद ऐसा गया होगा, शायद ऐसा इस तरह से, मे बी, या फिर कुछ डिफरेंट होगा। डिफरेंट पॉइंट्स जो है डिफरेंट मोशन में जाएंगे। तो ये जो पाथ है किसके लिए है फिर? क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स तो अलग अलग पाथ में जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में एक पॉइंट ऐसा है जो एग्जैक्टली ये पाथ फॉलो किया, विच इज डिटरमाइंड बाय इनिशियल वेलोसिटी एंड सब्सिक्वेंट फोर्स। उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो ये जो इक्वेशन है, स्ट्रिक्टली जो है, अगर कोई पॉइंट लोगे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो डिफरेंट पॉइंट्स का डिफरेंट मोशन होगा। जैसे ही अप्लाई किए ऐसा आने लगेगा, लेकिन हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इनिशियली रेस्ट में है तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, लेकिन जब आप अप्लाई किए तो शायद ऐसा आएगा, ये पॉइंट जो है ऐसा जाएगा। तो ये फॉलो नहीं करेगा, जो पाथ हम इस इक्वेशंस को लेकर प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये पॉइंट फॉलो नहीं करेगा। एक पॉइंट फॉलो कर रहा है, जो पॉइंट फॉलो कर रहा है इसको, इस इक्वेशन को, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप, साइज, एक अनबैलेंस्ड फोर्स अगर F लगा है, रिजल्टेंट फोर्स F लगा है, कहीं पर भी लगा हो, वो ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी वो फोर्स लगा हो, एक पॉइंट जो है पाथ फॉलो करता है एज गिवन बाय दिस इक्वेशन, वो पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। लेकिन अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास के थ्रू हो, तो पूरा ऑब्जेक्ट में सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम हो जाता है, और हम लूजली लिख देते हैं F इक्वल टू ma, अभी सभी पॉइंट का। और वो जो मोशन होता है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। स्ट्रेट लाइन में होगा तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, कर्व में होगा तो कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। राइट? तो जो फोर्स हमने अप्लाई किया, उसका अगर लाइन ऑफ एक्शन सेंटर के थ्रू से है, तो सभी पार्टिकल का मोशन एक जैसा होगा। एट एनी इंस्टेंट सभी पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम होगा, और ये मोशन जो है ट्रांसलेटरी मोशन होगा। राइट? तो सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का
किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं? हम दो अलग अलग केसेस लेते हैं। आज हम लेते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स का लेते हैं। एक सिस्टम में बहुत सारा पार्टिकल्स है, उसका सेंटर ऑफ मास कैसा निकालें। और नेक्स्ट क्लास में एक कंटिन्यूअस बॉडी का लेते हैं जहां हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो बहुत सारा पार्टिकल्स है, इधर 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 बहुत सारा पार्टिकल्स है, और इस सिस्टम का आपका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो पहले एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, से रेफरेंस पॉइंट है। सो यहाँ पर आप एक सिस्टम को एक रेफरेंस फ्रेम ले लीजिए, से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। सो पहला जो पार्टिकल है ये वाला, ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r1 है। दूसरा पार्टिकल जो है यहाँ पर, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। इस तरह कई पार्टिकल है, से n पार्टिकल्स। ये nth पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर rn है। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से है, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस अप टू mn rn बाई m1 प्लस m2 प्लस 2, राइट। सो इस सिस्टम में n पार्टिकल्स है, सभी का पोजीशन वेक्टर मालूम है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो है इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम आज कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, तीन पार्टिकल है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस में तीन पार्टिकल है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है। इसका मास मान लेते हैं 3 kg है, इसका 2 kg, इसका 5 kg। तो ये जो सिस्टम है ऑफ दिस 3 पार्टिकल्स, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सो पहले रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा इसको ले लेते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। इसको ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, और एक्सिस ले लेते हैं, से ये लाइन को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये लाइन को वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये प्लेन में है, जेड का जरूरत नहीं है। ओ इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, और उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि इसका साइड जो है 10 सेंटीमीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 10 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये 10 है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हाफ होगा, 5 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाइट। हाइट क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2 इंटू साइड, यानी कि 5√3। अब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सो m1 r1, m1 3 है, इसका कोऑर्डिनेट 0 है। m2 r2, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 10 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तीसरा 5 kg, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई कोऑर्डिनेट 5√3 बाई टोटल मास 3 2 5 5 10 kg। सो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 10 × 2 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 45। जे कितना हो गया? 25√3 जे कैप बाई 10, राइट। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर आपको डिस्टेंस मांगा गया, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है निकालिए। सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका डिस्टेंस कितना है? सो ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 10 पहले कैंसिल कर देते हैं, 2 कैंसिल कर देते हैं, फिर 2 आपका कॉमन चला जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75, 516, ये 156/2 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर।
सो सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर है, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह से मेजर करेंगे तो जो डिस्टेंस है अलग अलग निकलेगा। सो क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, अगर फ्रॉम 3 kg दिया तो उसको ओरिजिन ले लीजिए, फ्रॉम 2 kg दिया तो उसको ओरिजिन ले लीजिए, जिस पॉइंट से निकालने के लिए कहा गया उसे ओरिजिन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चार पार्टिकल है जिनको वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर में रखा गया, 1 2 3 4, राइट। और ये मान लेते हैं 6 kg है, ये 3 kg है, ये 7 kg और ये 4 kg है। स्क्वायर का जो साइड है उसका लेंथ दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और हमें निकालने के लिए कहा गया सेंटर ऑफ मास। बिकॉज मल्टीपल चॉइस आता है तो कहाँ से दिया जाता है, 7 kg से अगर दिया गया है तो इसको ओरिजिन ले लीजिए, जहाँ से मेजर करने के लिए कहा गया उसी को ओरिजिन ले लीजिए। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ से, सो इसको ओरिजिन ले लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, राइट। साइड 20 सेंटीमीटर है, मतलब हाफ साइड 10 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 10, ये नेगेटिव की तरफ है, -10 10, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा। सो सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें, यहां से शुरू करते हैं। 6 -10 i कैप प्लस 10 j कैप, फिर 3 को लेते हैं 10 i कैप प्लस 10 j कैप, नेक्स्ट 4 को लेते हैं 10 i कैप माइनस 10 j कैप, एक और रह गया 7 को लेते हैं, 7 -10 i कैप माइनस 10 j कैप बाई टोटल मास कितना, 7 4 11, 11 प्लस 3 14 प्लस 6 20। सो पहले 10 कॉमन ले लेते हैं, सभी जगह 10 है, 10 को कॉमन ले लेते हैं ताकि ये आई कैप माइनस 10 को कॉमन ले लिए, ये माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस आई कैप दैट इज -6 आई कैप प्लस 6 j कैप, यहाँ भी 10 चला गया, 3 आई कैप प्लस 3 j कैप, 4 आई कैप माइनस 4 j कैप, और लास्ट में ये वाला -7 आई कैप माइनस 7 j कैप, 20 भी यहाँ चला गया, राइट। सो RCM हो गया 1/2। सो पहले x कंपोनेंट्स ऐड कर लेते हैं, -6 प्लस 3 कितना हो गया, -3 प्लस 4 प्लस 1 -7, सो -6 आई कैप हो गया। नेक्स्ट j को ऐड करते हैं, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 7 -2, सो ये हो गया आपका -3 आई कैप माइनस j कैप, और डिस्टेंस अगर मांगा गया दोनों नेगेटिव है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ कहीं है, यहाँ पर है। सो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो वही है, लेकिन अगर आप अलग अलग जगह से मेजर करेंगे तो डिस्टेंस अलग अलग आएगा। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा कहाँ से मांगा है, इस क्वेश्चन में सेंटर से मांगा होगा, तभी मैंने सेंटर को रेफरेंस ले लिया। और मैग्नीट्यूड का बात है √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √10 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो यूनिफॉर्म रॉड, एक सिस्टम जो है दो यूनिफॉर्म रॉड का है, आइडेंटिकल रॉड है, दोनों एक जैसा है, दोनों का लेंथ L है और दोनों का मास M है। तो इस वर्टेक्स से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन। सो ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये भी यूनिफॉर्म है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, मतलब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है ऑब्जेक्ट के अंदर होना जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास में कोई मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जो कि वो इक्वेशन फॉलो करता है, F(x t = ma) और उसका द्वारा बताया हुआ या फिर निकाला गया जो इक्वेशन है उसको फॉलो करता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो वहाँ पर कोई मास होना जरूरी नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं, इसको ओरिजिन ले लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस ले लेते हैं इसको। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट L/2, वाई कोऑर्डिनेट 0। ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट L/2। सो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, m इसका सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बाय टोटल मास, यानी कि L/4 i कैप प्लस L/4 j कैप, ये वाला L/4 i कैप, इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया L/4 L/4। और अगर डिस्टेंस मांगा है तो स्क्वायर कर दीजिए, दोनों सेम है तो √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम जो फोर्स, अगर इसको खाली ट्रांसलेटरी मोशन चाहिए तो फोर्स ऐसा होना चाहिए, फोर्स जो है लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऐसा होना चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, अदरवाइज क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स का डिफरेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। कहीं पर भी आप अप्लाई कीजिए, सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा F = ma, बाकी कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक शीट से बना हुआ है, ये इस तरह का एक फिगर है जो कि एक यूनिफॉर्म शीट से बना हुआ है, यूनिफॉर्म शीट से बना हुआ है जिसका कि थिकनेस यूनिफॉर्म है, सभी जगह थिकनेस सेम है और सेम मटेरियल का बना है। सेम मटेरियल का बना है, इसका क्या मतलब है, डेंसिटी सेम, राइट। सो थिकनेस सभी जगह सेम है, डेंसिटी सेम मटेरियल है तो डेंसिटी भी सेम। तो डायमेंशंस दिया गया है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, इसका थिकनेस 4 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, इस फिगर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है या फिर उसका हाइट कहाँ पर। तो पहले रेफरेंस ले लेते हैं, हाइट मांगा है, इसको रेफरेंस ले लेते हैं, एग्जैक्टली मिड पॉइंट में इसको रेफरेंस ले लेते हैं। से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। सो ये जो रेक्टेंगल है, यूनिफॉर्म बॉडी है, इसका सेंटर इधर हो जाएगा। सो ये 20 सेंटीमीटर है, सो सेंटर हो जाएगा 10। सो वाई कोऑर्डिनेट 10 होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा। उसी तरह ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर जो है ये 4 सेंटीमीटर है, सेंटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से 20 + 2 22। सो इस पॉइंट से इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 22 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ इसका सेंटर है इस फिगर का और इसका यहाँ सेंटर, तो इन दोनों का जो सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा, लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2। सो इसका सेंटर भी वाई एक्सिस में, इसका भी वाई एक्सिस में, तो सेंटर ऑफ मास भी वाई एक्सिस में आएगा। तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा,
m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम होता है एरिया, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। उसी तरह दूसरा का एरिया, थिकनेस, डेंसिटी। थिकनेस सेम दिया गया है, सेम मटेरियल है तो डेंसिटी भी सेम है। फिर इधर मास ले लेते हैं, एरिया, थिकनेस, डेंसिटी, एरिया, थिकनेस, डेंसिटी। सो थिकनेस डेंसिटी कट गया, a1y1 प्लस a2y2 बाई a1 प्लस a2। सो जब भी आपको प्लेनर बॉडी मिलेगा यूनिफॉर्म थिकनेस का, सो आप ये दोनों स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं मास जो है प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो जो आपको लिखना चाहिए था m1r1 प्लस m2r2, आप लिख दीजिए a1r1 प्लस a2r2 बाई a1 प्लस a2। आप प्रोपोर्शनलिटी ले लीजिए। याद रखिए थिकनेस सेम होना चाहिए, सेम मटेरियल होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा प्रोसीजर तो ये है। अब इसका एरिया 20 इंटू 2 40, हाइट कितना है 10, उसका एरिया 15 इंटू 4 60, और उसका हाइट कितना है 22 बाई a1 प्लस a2 40 प्लस 60 100। सो ये 400 हो गया, 40 इंटू 10 400, और वो कितना हो गया 60 इंटू 22 मल्टीप्लाई कीजिए 1320, और ये कितना है 400। सो 1720 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 17.2 सेंटीमीटर। तो यहां से 17.2 सेंटीमीटर में सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अभी तक हमने जो किया प्लेन में था। अब एक सॉलिड बॉडी को ले लेते हैं, राइट। एक बोल्ट ले लेते हैं, बोल्ट का कुछ इस तरह से डायमेंशन से मान लेते हैं। ये बोल्ट कुछ ऐसा है। एक थिक डिस्क है जिसका थिकनेस मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, राइट, और रेडियस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। और ये जो पार्ट है ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, इसका लेंथ मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस जो है, ये रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर। और हमें सेंटर निकालना है, सेंटर ऑफ मास इस फिगर का। तो पहला का इसका जो सेंटर है यहां पर होगा। ये जो डिस्क है इसका सेंटर इधर हो जाएगा, और ये जो थिन सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका सेंटर इधर हो जाएगा, राइट। तो जाहिर है कि दोनों का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। सो ये जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस ले लेते हैं, और दोनों ही एक्स एक्सिस में लाई करते हैं। सो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, राइट। सो पहले हम ओरिजिन कहाँ लें? हमारे पास चॉइस है ओरिजिन, हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, और लास्ट में ले सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि आप ओरिजिन को इस तरह से चूज कीजिए ताकि आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। अगर मैं यहाँ लूँगा तो ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूँ तो इसका कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाता है, तो ये पोर्शन जो है 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमको दूसरा लेना पड़ेगा, दूसरा डिस्टेंस, तो कैलकुलेशन जो है कम हो जाता है। तो ओरिजिन हमेशा ऐसा सिलेक्शन कीजिए ताकि आपको कम कैलकुलेशन करना पड़े। इसीलिए मैंने यहाँ ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन लेने से कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर, ये 2, और ये 40 है, मतलब ये 20 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 22 बाई कोऑर्डिनेट 0।
सो दोनों का मटेरियल सेम है मान लेते हैं, मटेरियल सेम मतलब रो जो है डेंसिटी सेम हो जाएगा। सो मास क्या होगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इंटू इसका कोऑर्डिनेट 22, यहाँ से 22, ये 2 था ये 20, बाई मास, इसका मास हो जाएगा इसका एरिया इंटू इसका लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यहाँ भी डेंसिटी होगा लेकिन डेंसिटी कट जाएगा बाद में, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर L1 रो। सो डेंसिटी कट गया। अगर डेंसिटी सेम है तो सॉलिड बॉडी के लिए आप ले सकते हैं मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप सीधा लिख सकते हैं v1 x1 प्लस v2 x2 बाई v1 प्लस v2। जैसा प्लेनर बॉडी के लिए a1 x1 प्लस a2 x2 बाई a1 प्लस a2 लिखते हैं, इसी तरह सॉलिड बॉडी के लिए डेंसिटी अगर सेम है तो सीधा लिख सकते हैं। तो दोनों जगह ऊपर नीचे पाई भी कट गया, रो भी कट गया, आर स्क्वायर, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 40 160 इंटू 22, यहाँ आर कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, इसका लेंथ 4 प्लस आर स्क्वायर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 2 स्क्वायर 4 प्लस 40 160, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मासेस प्रेजेंट था, 2 मासेस था, इधर एक डिस्क था उधर एक सिलेंडर था, 2 मासेस था तो m ऐड की। उसी तरह मासेस अगर रिमूव कर देता है तो माइनस करते हैं। जैसे कि एक डिस्क है, इसका रेडियस इसका ये सेंटर है और इसका रेडियस मान लेते हैं r है, यूनिफॉर्म डिस्क है। यहां से एक सर्कुलर पोर्शन निकाल दिया गया, एक सर्कुलर पोर्शन निकाल दिया जिसका जो डायमीटर है वो r है, यानी कि रेडियस जो है r/2। सो ये सर्कुलर पोर्शन का सेंटर है। अभी जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है, बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। सो हमारे पास एक डिस्क था, उसमें से एक सर्कुलर पोर्शन निकाल दिया गया, बाकी जो बचा है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना। तो पहले ओरिजिन रेफरेंस ले लेते हैं, ये रेफरेंस ले लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो ये पहला वाला पूरा डिस्क का सेंटर ये है, पूरा डिस्क में से इसको हटा दिया गया, निकाल दिया गया तो माइनस करेंगे। सो प्लेनर बॉडी है, मास जो है प्रोपोर्शनल टू एरिया है। सो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा A1, पूरा को हम ले लेते हैं A1 पूरा को जो कि प्रेजेंट है, और ये पोर्शन जो है रिमूव कर गया, पूरा से इसको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, माइनस बाई A1 माइनस C2, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। सो ये 1 एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसी का सेंटर को हमने ओरिजिन ले लिया तो ये 0 हो जाएगा, और ये जो है r/2 होल स्क्वायर, और यहाँ से सेंटर हो जाएगा फिर से r/2, इसका कोऑर्डिनेट, इसको 0 0 लिए हैं तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा r/2, 0, दोनों एक्स एक्सिस में है तो सेंटर भी एक्स एक्सिस पे। सो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 होल स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 1/8, और यहाँ 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। सो ये हो जाएगा -r/6। तो इसको ओरिजिन लिए, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, माइनस निकला मतलब सेंटर इधर आ गया, that is r/6 to left of original center। और ये बात समझ में भी आता है
क्योंकि पूरा अगर मास था तो यहाँ सेंटर था, यहाँ से अगर कुछ मास हम निकाल देते हैं तो सेंटर इस तरफ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक स्पीयर दिया गया, स्पीयर दिया गया, सॉलिड बॉडी है जिसका रेडियस जो है r है, और उसमें से एक स्पेरिकल पोर्शन निकाल दिया गया, एक स्पेरिकल पोर्शन निकाल दिया गया। एक स्पेरिकल पोर्शन निकाल दिया गया, राइट, जिसका डायमीटर r है, एक एज से निकाल दिया गया जिसका डायमीटर r है, मतलब इसका रेडियस जो है r/2 हो जाएगा। सो ये पहला स्फीयर का सेंटर है, रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ये है। हमें रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा गया, तो इसको ओरिजिन ले लेते हैं। ओरिजिन पूरा स्फीयर का जो सेंटर था उसको ओरिजिन ले लेते हैं, और ये y एक्सिस में है तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट r/2, और इसको निकाल दिया गया, माइनस होगा, राइट। सो आपका m1 y1 y कोऑर्डिनेट निकालना है, m1 y1 निकाल दिया गया, माइनस m2 y2 बाई m1 माइनस m2, और ये सॉलिड बॉडी है, मास जो है प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा। सो v1 y1 माइनस v2 y2 बाई v1 माइनस v2। सो पहला वाला 0 हो गया क्योंकि उसी को हमने ओरिजिन ले लिया, पहला वाला का सेंटर को। दूसरा वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, हाइट भी है r/2। सो ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r/2 होल क्यूब। सो r क्यूब कट जाएगा, ऊपर में r रह जाएगा, राइट। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4/3 पाई कट गया, यहाँ 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, तो एक 2 और रह जाएगा, 7 इंटू 2 14। ये माइनस साइन है, माइनस, माइनस का क्या मतलब है कि नीचे की तरफ आ गया सेंटर ऑफ मास, दैट इज r/4 बिलो ओरिजिनल सेंटर। तो ये सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।